Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, LLM, NLS, सेट एंड DU LLB और इसके अलावा और भी जो आप लॉ एंट्रेंस देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे बढ़े उससे पहले आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो आप लोग ले लीजिए। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोगों को जो भी लगे बताइएगा। एज यू नो क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट पीजी, क्लैट यूजी, इसके अलावा और भी अलग अलग लॉ एंट्रेंस टेस्ट के कोर्सेज। बट अभी हमारा क्लैट यूजी क्लैट पीजी का जो कोर्स है वो आपका नया बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम 30 जुलाई। तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको 7 बुक्स प्लस 50+ मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। 50+ मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर योर क्लैट। एनालिस्ट के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास सेपरेट कोर्स है, दे कैन एनरोल इन इट। तो ये था हमारा कोर्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए, अच्छा लगता है तो इनरोल करिएगा। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की। तो एडिटोरियल्स में 2 आर्टिकल्स हैं जो थोड़े थोड़े हम डिस्कस करेंगे। बट आज न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई हैं, एडिटोरियल्स में इतना कुछ खास निकला नहीं है, लेकिन तब भी चलो देख लेते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे काम का है। तो पहला आर्टिकल जो है ना गाइस वो बात करता है इंडिया और वियतनाम के टाइज के बारे में, कि कैसे समय के साथ इंडिया और वियतनाम के टाइज जो हैं वो बढ़े हैं या फिर फिलहाल क्या अभी सिचुएशन है। तो पहले तो देखो, सबसे पहले ना हम देखते हैं कि इंडिया एंड वियतनाम जो है इनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो देखिए ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पे आपका वियतनाम पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वियतनाम इज ऑल्सो, जहाँ उसको भी काफ़ी ज़्यादा तरफ से सी ने घेर रखा है। सी मतलब अपने समुद्र ने घेर रखा है, ठीक है। तो इंडिया एंड वियतनाम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी 50th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन। और दोनों ही कंट्रीज के काफ़ी सारे जो गोल्स हैं ना वो सिमिलर हैं, जैसे कि पीस, प्रॉस्पर्टी और जो लोगों का कल्चर है वो काफ़ी सेम है। तो इस तरीके से इंडिया एंड जो वियतनाम में काफ़ी एक दूसरे को क्लोज पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वियतनाम की। हमारी इंडिया के लिए वियतनाम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, भारत का जो एक्सटर्नल ट्रेड है, मतलब जो हम व्यापार करते हैं, उसमें 90% का जो हमारा वॉल्यूम है ना वो जो है करीबन सी से जाता है, ठीक है। और अगर वैल्यू के टर्म्स में देखें तो 70% जितना भी वैल्यू का हम ट्रेड करते हैं वो सी के थ्रू होता है, समुद्र के रास्ते के थ्रू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी समुद्रियों की जो समुद्र में जो कंट्रीज हैं, जो सी में कंट्रीज हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट रखे, क्योंकि ट्रेड अकेले नहीं कर सकते हो आप देखो समुद्र के रास्ते से जाओगे तो आप बहुत सारे कंट्रीज के रूट को होते हुए गुजरोगे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैरीटाइम नेबर्स से इंगेज करना बहुत नेसेसरी है और इसीलिए भारत जो है वियतनाम से काफ़ी अच्छे रिलेशन अपने मेंटेन करने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है। भारत ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी वियतनाम के लिए लिए हुए हैं। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी। इसके अलावा एक और है, देखो वियतनाम को चाइना भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ये भी चाहता है कि हम भी रहें, सिर्फ चाइना चाइना ही ना रहे हर जगह, और भारत भी वियतनाम पर अपनी पकड़ जो है वो रखना चाहता है, ठीक है। तो ये था बेसिक पॉइंट कुछ इसके बारे में। देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो बात करता है अ हिंट ऑफ स्टेबिलिटी। अभी हुआ क्या है, रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं श्रीलंका के, प्रॉपरली चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि अभी ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेटर तब होंगी, देखो इलेक्शन करा दो, प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक जनता जो है ना वो आप पे ट्रस्ट ना करे। अभी क्या है ना, श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या चल रही है कि जनता प्रोटेस्ट कर रही है, काफ़ी सारा नुकसान कर रही है। अब अगर कल को जनता इनसे भी नाखुश हुई तो फिर प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे, फिर सड़कों पे आ जाएंगी, फिर सरकार पलटने लग जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना अभी इनके सामने एक जो टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि पहले जनता को अपने तरफ लाया जाए, जनता को मनाया जाए, जनता से डायरेक्टली बात किया जाए। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन ना ये पोस्ट को हासिल करने के बाद नहीं करते हैं, उससे पहले ही जाके जनता से बात करते हैं एंड कन्विंस करते हैं। देखो श्रीलंका में अभी प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ की जो जनता है ना उनका ट्रस्ट अपनी सरकार के ऊपर से हट चुका है। तो सबसे पहली चीज़ तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखो इकोनॉमी अचानक से सही नहीं होने वाली है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है और काफ़ी सारे कठोर कदम सरकार उठाएगी, जैसे कि प्राइस हाइक करेगी, फ्यूल हाइक करेगी, फ्यूल के प्राइसेस हाइक करेगी। तो जनता का सपोर्ट चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अभी हमने इसमें जानी। आपको याद ही होगा कि श्रीलंका में जो ये इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है,
वो कैसे आई हुई है। तो देखिए इसका मैंने आपको पहले भी काफी बार बता रखा है, लेकिन चलिए एक बार और अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहली चीज तो थी फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि आपके कंट्री के पास जो बाहरी कंट्रीज की मुद्राएं होती हैं, जो करेंसीज होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? श्रीलंका की फॉरेक्स रिजर्व कम इसलिए हो गई क्योंकि श्रीलंका जो है ना वो इंपोर्ट बहुत कर रहा था, खरीद बहुत रहा था, कुछ बेच नहीं पा रहा था। तो इसीलिए श्रीलंका की जो है वो आपकी फॉरेक्स रिजर्व कम हुई। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो श्रीलंका की सरकार ने एक फैसला लिया था। इन्होंने एक फैसला ये लिया था कि भैया हमारे यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन लगेगा एंड एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो ऑर्गेनिक होगा। इसकी वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ और ये हालत श्रीलंका की हुई। तीसरा एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है टूरिज्म। अब आप कहोगे सर टूरिज्म कैसे हो गया? देखो श्रीलंका जो है ना एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, सस्ता भी था और काफ़ी अच्छी अच्छी वहाँ पे जगहें हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते थे। बट आफ्टर कोविड जो है ना वहाँ पे टूरिज्म जो है वो इम्पैक्ट में आ गया और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हिट हो गई। चौथा जो है यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूँ तो ये कारण था करप्शन, आप बोल सकते हो, रेड टैपिज्म बोल सकते हो। देखिए वो कहते हैं ना जैसा राजा वैसे प्रजा। तो हुआ क्या कि एक ही परिवार जो है पूरी सत्ता चला रहा था। आप अगर आज से कुछ महीने पहले का रिसर्च करेंगे श्रीलंका में तो आप देखेंगे जितनी बड़ी पोस्ट है ना उसके जो सरनेम थे जिन लोगों के, राजपक्षा वहीं पे था। तो ये कहने का मतलब है कि राजपक्षा क्या, महिंदा राजपक्षा में राजपक्षा इज सरनेम। तो ये राजपक्षा फैमिली जो है ना पूरी सरकार चला रही थी। तो ये करप्शन जो है ना अलग लेवल पे था और वही नीचे तक जा रहा था, इस वजह से काफी नुकसान देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। एक और है यहाँ पे हाई डेट, काफी सारा पैसा इन्होंने उधार ले रखा था अलग अलग कंट्री से और दैट इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से सारी चीजें जो हैं वो हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखो क्या हो रहा है। अभी कल आपने न्यूज काफी जगहों पे ऐसे ऐसे पॉपअप हो रहा था कि यूके के अंदर जो है अभी तक की सबसे तेज गर्मी पड़ी है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, कुछ इस तरीके की चीजें जो है पॉपअप हो रही थी। तो क्या है ये पूरा मसला, क्यों ये हीट वेव्स जो है वो यूरोप के आसपास अभी हैं और क्यों आप इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक पॉइंट की बात है कि भाई हाँ जनता जो है, हम जो हैं, ह्यूमन जो हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, मदर नेचर को, और इसी वजह से चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल सही है। हुआ क्या है, यूके के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक का इतिहास का रिकॉर्ड किया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो गया है। गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है एक्सट्रीम हीट के लिए। देखो वहां पे गर्मी नहीं होती है जल्दी, कहीं बहुत ही कम ऐसे। देखो आप इंग्लैंड में जब भी देखो क्रिकेट मैचेस होते हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं मोस्टली स्वेटर्स वेयर करते हैं, जो कि वो सब एरिया थोड़े ठंडे एरिया हैं। तो वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी ना ये क्वेश्चनेबल है। तो डजन्स ऑफ टाउन्स एंड रीजन्स अक्रॉस यूरोप रील अंडर व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए हीट एपोकलिप्स व्हिच हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन दिस ईयर। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने तो एक ही रीजन बताया है कि भैया जो हम लोग हैं जो इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्लाइमेट को, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये जो सामने आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप में है, इवन यूएस, यूके, यूरोप काफी जगहों पे इन एरियाज में ऐसा देखा गया है। लेकिन खासकर यूरोप के आसपास के जो एरिया है ना वहां पे ये चीज ज्यादा देखी जा रही है और इसका इम्पैक्ट ना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप और भी चीजों पे पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, ठीक है, ड्रॉट्स, हंड्रेड्स ऑफ हीट रिलेटेड डेथ्स, रिंगिंग अलार्म बेल्स अबाउट अ लूमिंग क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, तो ये आपने जाना। चलिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताएंगे आप, अभी बीते कुछ 6 महीने के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज अ कंट्री जिसने ना क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करी थी। नाम बताओ मुझे, लेट्स सी। नहीं पता होगा तो भी गूगल करना, थोड़ा रिसर्च करना, फिर बताना मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु का जो ये नीट, एंटी नीट बिल जिसको अभी टर्मिनोलॉजी यूज करी जा रही है, तो वो क्या है और ये क्या पूरा मसला चल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझते हैं, इतिहास पे आते हैं, नीट के इतिहास पे आते हैं। देखो भारत के अंदर ना पहले नीट जैसा एग्जाम नहीं होता था। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप इसको ना आईआईटी जेई के एग्जाम की तरह उठा सकते हो। आईआईटी जेई के एग्जाम में क्या होता है कि भाई चेन्नई के अंदर आईआईटी है तो भी उसको आईआईटी के एग्जाम से होना है, कहीं के भी किसी और स्टेट में हो तो उसको भी आईआईटी के एग्जाम से होना है। क्लैट का एग्जाम्पल ले लो। तो पहले क्या होता था ना, हर स्टेट से या फिर अलग अलग कॉलेजेस मिलके अपना अलग अलग एग्जाम्स कराते थे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है,
फिर क्या हुआ देखो, 2009 आई थिंक वाज द ईयर जब पहली बार, हाँ, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रिप्लेस्ड है बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, इन्होंने मूव किया था 2009 के अंदर कि भैया एक नीट जैसा एग्जाम होना चाहिए। फिर ये मामला जो है ना ये कोर्ट में गया, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इनके इस रेगुलेशंस को, इनके इस गाइडलाइंस को, इनके इस फैसले को। 2-1 का वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एमसीआई इज नो वन कि वो इस तरह की चीजों को रेगुलेट करे, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। लेकिन अप्रैल 2016 के अंदर ये केस फिर से आया सुप्रीम कोर्ट में, और इस बार 5 जज की बेंच ने ये कहा कि भाई नीट जो है ना इट शुड बी मेड कंपलसरी, और ये पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स के लिए होना चाहिए। और एक चीज जो आपको ताज्जुब होगी कि ये जस्टिस अनिल आर दावे साहब जो हैं उन्होंने इस 5 जज की बेंच को हेड किया था, और ये वही जज हैं जिन्होंने 2013 में जब वर्डिक्ट आया था तो 2:1 का वर्डिक्ट था, मतलब 2 लोग इसके फेवर में नहीं थे, 1 लोग इनके फेवर में थे कि नहीं भाई नीट एग्जाम आना चाहिए। तो ये जो ये एक थे ना वो आपके जस्टिस अनिल आर दावे साहब ही थे। तो फिर क्या हुआ, जब इन्होंने ये बात कही तो कुछ स्टेट्स को कुछ समय के लिए एग्जेम्प्ट भी कर दिया गया नीट का, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट आना चाहिए, कि ठीक है आप कुछ टाइम लेके वापस शुमार हो जाओ, नीट के अंदर आ जाओ। तो 2017 तक जो है देयर वाज एक्सेप्शन विद तमिलनाडु, बट 2017 के बाद भी जो है तमिलनाडु आने को तैयार नहीं हो रहा था, और तब से जो है ना फिर ये पूरा टसल जो है वो चला आ रहा है। अभी क्या हुआ, अभी देखो ना एक बिल लेके आ गई थी तमिलनाडु की सरकार, इसमें इन्होंने ये बिल था बेसिकली यही कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे जो एडमिशन होगा ना वो आपके जो है डायरेक्टली हमारा जो टेस्ट होगा उससे होगा, या फिर आई थिंक इनके यहाँ पे जो रूल है वो है कि क्लास 12th में जो परसेंटेज रहेगी उस तरीके से कुछ है, ठीक है, जो भी नियम हो, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि नीट के थ्रू एडमिशन हो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। इसके लिए तमिलनाडु की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था AK रंजन कमेटी। इन्होंने ये फाइंड किया कि भाई देखो तमिलनाडु के अंदर जो बच्चे हैं वो तमिल बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किसी और बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर गांवों में पढ़ रहे हैं, तो नीट का एग्जाम से क्या होगा कि भैया उनको उस लेवल की एजुकेशन चाहिए रहेगी जो उस एग्जाम को क्रैक करे, फिर कोचिंग ट्यूशंस बढ़ेगा, और फिर जो तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर जो जिनको तमिल लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी आती है, फिर उन लोगों के लिए काफ़ी नुकसान होगा। तो ये पूरा मसला है, ये पूरा टसल है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जो ये एंटी नीट बिल लाया गया था तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, वो गवर्नर जी को इन्होंने फॉरवर्ड किया, तो गवर्नर जी ने इनको वापस कह दिया कि भैया नहीं रिकंसीडर करो, तो वापस से जो है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से गवर्नर जी को दे दिया। तो अब यहाँ पे ना ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि गवर्नर जी को दूसरी बार अगर कोई बिल आ जाता है ना तो फिर वो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो फिर गवर्नर जी ने ये सेंटर सरकार को दे दिया कि भैया आप इस पे देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस पे मुद्दा उठा था, तो ये बोला गया है कि क्लैरिफिकेशन मांगा गया है तमिलनाडु सरकार से कि भैया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो ये अभी पूरा मामला आपके सामने जो है वो चल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जुबेर वॉक्स आउट ऑफ जेल एज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट बेल इन यूपी केसेस। तो भैया ये जो आल्ट न्यूज के फाउंडर थे जो काफी समय से परेशान थे, इनको जो है फाइनली आप कह सकते हो कि बेल दे दिया गया है। यूपी के 6 केसेस के अंदर 6 FIRs थी आई थिंक यूपी में इनके ऊपर, तो सभी के अगेंस्ट में दे दिया है। वेंसडे 6 PM शायद टाइम दिया गया था कि तब तक इनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं कुछ थोड़े से और इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इस वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो द फैक्ट चेकर गेट्स इंटरिम बेल इन ऑल 6 FIRs रजिस्टर्ड इन यूपी। द ऑर्डर स्पेसिफाइड दैट द शुड बी रिलीज बाय 6 PM। कोर्ट ने ये कहा है कि जो यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी FIR को सर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के, नॉट सर्च, तो उसको डिसबैंडेड कर दिया गया है। और काफ़ी सारी FIRs जो सारी थी उनको ओवरलैप करके दिल्ली में शिफ्ट करा दिया गया है। जुबैर जो हैं कैन नॉट बी बार्ड फ्रॉम ट्वीटिंग, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कोई भी फर्दर असिस्टेंस इनको चाहिए तो दिल्ली हाई कोर्ट में आ सकते हैं अपना मामला लेके। तो ये फाइनली जो है इस पे पूरा अभी फिलहाल जो है वो ये चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रनिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हिट श्रीलंका। तो ये मैंने आपको बताया ही है। 225 मेंबर्स के हाउस में ही गैनर सपोर्ट फ्रॉम 135 पीपल। तो ये बेसिकली श्रीलंका में अभी चल रहा है। बट देन यही है कि जनता कब तक कितना इनको एक्सेप्ट करती है और कितना ये चीज़ें करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। चाइना जो है वो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। अक्साई चीन के एरिया में दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अनदर हाईवे थ्रू अक्साई चीन।
ठीक है। इसका जो इन्होंने नाम रखा है कुछ ऐसा है कि देखो अभी क्या हुआ कि G695 नेशनल एक्सप्रेस वे, ये इनका नाम है जो ये बनाने वाले हैं। और करीबन जो है हाईवे थ्रू डिस्प्यूटेड रीजन वे चाइना कंट्रोल्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड क्लेम्ड बाय इंडिया since the construction of G219 highway in the 1950s and is expected to be completed by 2035। क्या लिखा हुआ है ये बता देता हूँ मैं आपको। ये बोला जा रहा है कि भारत के काफ़ी सारा एरिया जो भारत क्लेम करता है वो चाइना ने कंट्रोल कर रखा है और उसी के पास ये हाईवे बनाया जा रहा है। और इस तरीके का हाईवे वहाँ पे 1950s के बाद पहली बार बन रहा है। 1950s में बना था G219 और अब बन रहा है G695, जिसका कंस्ट्रक्शन ये कह रहे हैं कि 2035 तक कंप्लीट कर देंगे। तो चाइना जो है वो अपने एग्रेसिवनेस से बाहर नहीं आ रहा है और अपनी गतिविधियां जो हैं वो कर रहा है। ठीक है, करेगा क्या ये जो हाईवे बना के, तो जिंगजांग को तिब्बत से कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए। मेक हर घर तिरंगा कैंपेन ए सक्सेस, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बोले हैं। अभी देखो आज़ादी का महोत्सव मन रहा है तो मोदी जी ने एक दरखास्त किया था कि हर घर पे झंडा लहराया जाए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज ऑन मेकादत्तु प्रोजेक्ट। तो मेकादत्तु प्रोजेक्ट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। मेकादत्तु प्रोजेक्ट जो है वो देखिए आपका कहीं यहाँ बनने की बात हो रही है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे। मेन पर्पस क्या है इसका, देखो बेंगलोर में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर की, तो इसका एम ये है कि 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जो कि बेंगलोर सिटी की वाटर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ 400 मेगावाट्स का पावर प्रोजेक्ट भी इसी के साथ क्रिएट किया जाएगा। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था, अप्रूव कर लिया था, बट उसके बाद काफ़ी सारे क्लियरेंस की वजह से ये अटका हुआ था। लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार है ना वो इसको मानने को तैयार नहीं है और वो इसके अगेंस्ट में अपोज कर रही है कि भाई ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर डाला हुआ है और लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है। देखिए एक बात सिंपल है जो आपको मैं बता देता हूँ। क्या होता है ना, ये आप इसको ऐसे ले लो, यहाँ पे अपर रिपेरियन जो लिखा हुआ है ना क्या है, देखो ये कर्नाटका है और ये तमिलनाडु है। ठीक है, अब यहाँ से पानी जा रहा है इस फ्लो में, तो अगर कर्नाटका ज़्यादा पानी यूज़ कर लेगा तो तमिलनाडु के पास पानी कम बचेगा, तो तमिलनाडु की वाटर नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी। तो अपर रिपेरियन स्टेट्स का मतलब होता है जो ऊपर वाले पोजीशन पे होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और वैसे भी देखिए जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था और उसका जो फाइनल ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात रखी थी कि कोई भी स्टेट जो है ना वो मनमानी नहीं कर सकता है वाटर्स के लिए, आपस में बातचीत करके प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें फॉलो हो पाएंगी, वरना नहीं होंगी। अब देखो क्यों दिक्कत तमिलनाडु को, भाई यहाँ पे अगर मेकादत्तु प्रोजेक्ट बनेगा, रिजर्वायर बनेगा, पानी यूज़ होगा तो तमिलनाडु में पानी कम आएगा, तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी चलती रहती हैं। अभी आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में कभी पढ़िएगा, कभी आएगा न्यूज़ में तो हम उसको भी देखेंगे। तो ये तो चलिए एक छोटी सी बात है उसी के अंदर, लेकिन कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो काफ़ी सारे स्टेट्स के बीच में काफ़ी बड़ा टसल बन के उभरा था। ठीक है, तो ये था इतना। थोड़ा सा कावेरी रिवर के बारे में जान लो, जो कि उसी के ऊपर मेकादत्तु प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रहा है। तो पोन्नी तमिल में इनको बोलते हैं, गंगा होता साउथ भी बोलते हैं, 4th लार्जेस्ट रिवर और है साउदर्न इंडिया की। ठीक है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं अर्कवती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, शीमशा, काबिनी, हारंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो टेलीफोन फैसिलिटीज फॉर दोज बुक्ड अंडर यूएपीए, शिंदे गवर्नमेंट ने ये बोला है। देखो ये मामला जो है ना ये है भीमा कोरेगांव जो इंसिडेंट हुआ था 2018 में, आई थिंक 17 या 18 चेक कर लेना है ना। तो मामला क्या था, देखो मामला क्या था, भीमा कोरेगांव क्या है पहले तो ये थोड़ा समझ लो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। देखो 1818 में ना एक क्रांति हुई थी ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठास। ठीक है, ब्रिटिशर्स की सेना में ना उस समय की भारत की कम्युनिटी थी जिसका नाम था महार कम्युनिटी। महार कम्युनिटी को उस समय अनटचेबल्स की तरह लेते थे, तो मराठास जो ब्राह्मण्स होते थे वो महार कम्युनिटीज़ को अपने फोर्सेस में शामिल नहीं करते थे। तो ये जो महार कम्युनिटीज़ थे इनको ब्रिटिशर्स ने अपने फोर्सेस में शामिल किया, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी और इन सबको ऊपर उठ चुके थे, उनको तो पता था ये सब फर्जी वाला है और ये सब करके डिवाइड एंड रूल करो। तो ब्रिटिशर्स की सेना से उस समय महार कम्युनिटी ने फाइट करी थी और मराठास से मराठास लोग लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स की सेना ने मराठास को हरा दिया था। अब इसको ना दो तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग इसको ऐसा देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की जीत थी मराठास के अगेंस्ट में, बहुत गलत बात है। कुछ लोग इसको ऐसा देखते हैं कि यार महार कम्युनिटी की जीत थी अगेंस्ट द मराठास, बहुत अच्छी बात है।
लोअर कम्युनिटी की जीत थी अपर कम्युनिटी के सप्रेशन के अगेंस्ट में, तो इस तरीके से भी इसको देखा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, वहां पे ना एक पिलर बनाया हुआ है जिसपे काफी सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं महार कम्युनिटी के, जिन लोगों ने अपनी जान दी थी इस युद्ध के दौरान, और काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। तो इवन आपके BR अम्बेडकर साहब भी 1928 में जो है वो विजिट करने के लिए गए थे। तो अभी क्या हुआ, 2018 की ही बात है आई थिंक, तो वहां पे सब जब इकट्ठा हुए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहां पे काफी सारा वायलेंस क्रिएट हो गया था। तो उसमें काफी सारे लोगों का नाम आया था, उसमें से एक गौतम नवलखा जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल पोल टुडे, लेट्स सी कौन जीतता है। वैसे 99% चांस है कि मुर्मू जी ही एज ए न्यू प्रेसिडेंट आएंगी इंडिया की, पर देखते हैं। चीता लाइकली टू अराइव इन कूनो बिफोर अगस्त 15, ये क्या है पूरा मसला, आपने वैसे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। देखो पहले क्या था ना, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि यार हमारे यहाँ पे ना अफ्रीकन चीता नहीं आएंगे। देखो भारत के अंदर एशियाटिक चीता पाए जाते थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो अफ्रीकन चीता लाते हैं और भारत में उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था। फिर अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे से स्टे हटाया, तब भारत ने डिसाइड किया कि हम नेमीबिया से जो है वो चीताज लाएंगे, अफ्रीकन चीता, और पालपुर कूनो सेंचुरी जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहां पे लाके डाल देंगे, ठीक है। और 1952 के अंदर जो एशियाटिक चीता है ना वो एक्सटेंड हो गया था इंडिया से, तो ये बहुत पहले ही हो चुका है। तो अभी हमारे यहाँ पे देखो अफ्रीकन चीता आ रहा है, ठीक है। IUCN स्टेटस अफ्रीकन चीता का है वनरेबल, मतलब ये भी कम है मात्रा में, और एशियाटिक चीता जो है वो है क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है। साइट्स का स्टेटस अपेंडिक्स 1 लिस्ट कंप्रोमाइजेज ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, और ये भी अपेंडिक्स 1 में ही आता है साइट्स के स्टेटस में। देखो क्वेश्चन ना आपसे एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट में है या किस में, कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आपको ये पूरा अपेंडिक्स 1 है पूरा नहीं जानने की जरूरत है। साइट्स के स्टेटस में भी अपेंडिक्स 1 ध्यान रख लेना। हैबिटेट जो है काफी ज्यादा है अभी, तब भी 7, 7,500, 8,000 आसपास हैं। वहीं ईरान के अंदर सिर्फ 40-50 एशियाटिक चीता जिंदा है, अदरवाइज एशियाटिक चीता जो है इंडिया से तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, अफ्रीकन चीता थोड़े से बड़े होते हैं, एशियाटिक चीता थोड़े से मोर कैट लाइक होते हैं, स्मॉलर होते हैं। इमेजेस आपके सामने है दोनों की, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन एंड एशियाटिक चीता, और अभी हम जो है नामीबिया से लेके आ रहे हैं इनको, ठीक है। कहाँ ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में। अभी देखो पुतिन और ईरान की काफी दोस्ती चल रही है, तेहरान में मीट हुई थी इनकी। तो क्या है पूरा मसला, देखो सिंपल सी बात है यार, अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ईरान की वैसे भी नहीं बन रही है US से, रशिया की तो अलग नहीं बन रही है, तो दोनों मिल गए हैं। US का भी फायदा है, रशिया का भी फायदा, ईरान का भी फायदा है, रशिया का भी फायदा है। आफ्टर पुतिन्स फ्रेश वार्निंग, EU टेल्स मेंबर्स टू कट गैस यूजेस। हुआ क्या है, यूरोपियन यूनियन ने अपने मेंबर स्टेट से कहा है कि भैया गैस से डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि पुतिन साहब ने धमकी दी है कि हम जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के थ्रू और कम कर देंगे सप्लाई करना गैस। तो जो भी कंट्रीज इस पे डिपेंडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो EU जो है वो अपने ग्रुप से ये कह रही है, कंट्रियों का जो समूह है उससे, कि भाई तुम डिपेंडेंसी कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें अभी 2 दिन के लिए रशिया जो है ना गैस सप्लाई करना बंद कर दे, सभी कंट्रीज जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना सब पटरी पे आ जाएंगी। पर यही है कि रशिया का भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने लास्ट आर्टिकल देखा, आफ्टर पुतिन्स फ्रेश वार्निंग EU टेल्स मेंबर टू कट गैस यूजेस, व्हाट डज पुतिन वांट फ्रॉम ईरान, हमने ये देखा। देन वी सॉ अबाउट दिस अफ्रीकन चीता जो हम नामीबिया से ला रहे हैं। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल पोल टुडे, एंड देन भीमा कोरेगांव इंसिडेंट देखा था, मीका दत्तू प्रोजेक्ट के बारे में जाना। देन ये हर घर तिरंगा कैंपेन देखा, अक्साई चीन पे नया हाईवे बना रहा है चाइना, ये देख लिया। रेनिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस एट श्रीलंका, जुबेर जी को वो मिल गई है बेल। इसके अलावा हमने नीट का जो बिल है तमिलनाडु का, एंटी नीट बिल जिसको बोलते हैं, वो देखा। इसके अलावा हमने यहाँ पे यूरोप में अभी इतनी हीट वीट पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो देखा। देन हमने यहाँ पे एक आर्टिकल देखा रिगार्डिंग श्रीलंका। देन हमने यहाँ पे वियतनाम इंडिया के रिलेशन देखे, और इसी के साथ हमारे सेशन जो है वो हो जाता है एंड, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय